हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम पिशाच सुंदरी का भाग 21 शुरू करते हैं। हमारी कहानी जहाँ तक छूट गई थी उसके आगे चलते हैं। आज हम जानेंगे कि कहानी का 5वां पात्र कौन है और कैसी थी पूर्व जन्म की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओह, यह कहानी, हाँ, 5 पात्रों की एक कहानी। इसे तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा भी कहा जा सकेगा। सुनोगे? सुनाइएगा जरूर, आपने बोले। मैं तुम्हारे न केवल 5 पात्रों की यह कहानी सुनाऊंगा बल्कि यह संभावना भी बताऊंगा जिसके कारण इस कांड के आज समाप्त होने की आशा है। लेकिन अच्छा यह है कि वह सब तुम लौटते हुए सुनो। हवाई अड्डा अब दूर नहीं है। सचमुच हवाई अड्डा निकट आ चुका था। बिस्तरे और सूटकेस के अतिरिक्त आपटे के सामान में एक लगभग 1.5 गज लंबा केस और भी था। ऐसा जैसे वायलिन केस हो, परंतु चौड़ाई में वायलिन केस से छोटा और लंबाई में बड़ा। गोपाली ने पूछा, यह कैसे प्रोफेसर? तलवार किस लिए? पिशाच के अंत के लिए। फिर इस विषय में गोपाली ने कुछ नहीं पूछा। उन्हें उस कहानी में दिलचस्पी थी। अतः जब लौटने के लिए कार स्टार्ट की तभी कहा, तो अब आप वह 5 पात्रों की कहानी सुनाएंगे। प्रोफेसर सुनोगे? प्रोफेसर गोपाली के निकट से रख सकाए। इस कहानी के 5 प्रमुख पात्र अवश्य हैं, परंतु क्षण मात्र के लिए प्रोफेसर आंखें मूंदी, फिर गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया। यह काशी का किस्सा है। वहाँ थी एक प्रसिद्ध वेश्या। यह उस जमाने की बात है जब अंग्रेजी राज्य आरंभ नहीं हुआ था। उस वेश्या के 4 प्रेमी थे। पहला प्रेमी एक राजकुमार, दूसरा प्रेमी एक व्यापारी, तीसरा प्रेमी उस वेश्या का ही नौकर था और चौथा प्रेमी, कहानी का नायक, चौथा प्रेमी वह एक राज्य का युवक राजा था। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें उस रियासत के और राजा का नाम भी बता दूंगा। राजा अपनी माँ को तीर्थ लाभ कराने काशी आया था, तभी उसकी पहचान उस वेश्या से हुई। काशी प्रवास में उस राजा ने वेश्या को अनेकों बहुमूल्य उपहार दिए और वेश्या को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह उनके राज्य में रखेल बनकर रहे। भला वेश्या को किसी का क्या अधिकार? अपने 2 प्रेमियों को काशी में छोड़कर तीसरे प्रेमी अर्थात अपने नौकर को साथ लेकर वह वेश्या राजा के राज्य में जा पहुंची। परंतु वहां जाकर भी वह स्वच्छंद जीवन को नहीं भूल सकी। शीघ्र ही वह राजा से ऊब गई और अपने तीसरे प्रेमी सहित सारा माल लेकर चुपचाप राज्य छोड़कर काशी लौट आई। राजा को बहुत बुरा लगा। वह कुछ साथियों को साथ सहित वेश्या की खोज में काशी आया। उसने वेश्या के सम्मुख 2 प्रस्ताव रखे। एक तो फिर उसी राज्य में वापसी, दूसरा मृत्यु। दिखावे मात्र के लिए वेश्या ने राजा का प्रस्ताव मान लिया, परंतु पुनः काशी में लौटने के बाद वेश्या और राजपुत्र में गहरी छनने लगी थी। अतः वेश्या ने राजपुत्र से मिलकर एक षड्यंत्र रचा। एक दिन जबकि राजा अकेला उसके कोठे पर था, वेश्या ने उसे जहर देकर मार डाला। राजपुत्र अपनी गाड़ी के लिए तैयार था। वह लाश को जंगल में डाल आया, जहाँ तुरंत ही भूखी शेरनी ने उसे खा लिया। फिर शेरनी ने गर्भ धारण किया और राजा का पुनर्जन्म शेरनी के गर्भ से हुआ। उधर राजा के साथियों ने राजा की खोज की और निराश होकर लौट आए। राजपुत्र और वेश्या की दोस्ती खूब चल रही थी। यूँ एकाएक व्यापारी भी वेश्या का दोस्त था, परंतु वह राजपुत्र की प्रतिद्वंदिता में नहीं आना चाहता था, इसलिए दूर दूर रहता था। वैसे राजपुत्र और व्यापारी में अच्छी खासी मित्रता भी थी। संयोग से एक दिन इस कहानी का अंत कर दिया। राजपुत्र को शिकार का शौक था। वह एक दिन वेश्या को शिकार दिखाने ले गया। संयोग यह हुआ कि शिकार असफल हुआ और तीर खाने के बाद भी शेर ने 3 जान ली, एक वेश्या की, दूसरी राजपुत्र की और तीसरी वेश्या की छिपी प्रेमी उसके नौकर की थी। परंतु तीनों का ही भली भांति साथी शिकारियों द्वारा दाह संस्कार हो गया। अतः एक नए संयोग की आवश्यकता हुई। इतना अवश्य हुआ कि शेर को तीर लग चुका था और वह इस मृत्यु के बाद भी पिशाच बन चुका था। इधर इस दुर्घटना के पश्चात राजपुत्र की पत्नी
और व्यापारी का आदर्श रोमांस चला। वे एक दूसरे को हृदय से चाहते थे, परंतु कभी एक दूसरे ने मुख से ऐसा प्रकट नहीं किया। तभी एक दुर्घटना में वह युवा ही मर गई। मेरा ख्याल है तुम सभी अतृप्त आकांक्षाओं से परिचित हो गए। वैश्या राजपुत्र को बहुत चाहने लगी थी, परंतु राजा के प्रति वह अपराधी थी। राजा ने भी वैश्या को चाहा था, परंतु असामयिक मृत्यु के कारण उसकी चाहत अधूरी ही रह गई। राजपुत्र जहाँ एक और वैश्या को चाहता था, अंत समय अपनी सुंदर पत्नी की को याद करते हुए मरा। वैश्या का तीसरा प्रेमी सदा मौन और आज्ञाकारी रहा। राजपुत्र राजा और व्यापारी को चाहते हुए भी वह वैश्या कितनी ही रातें अपने बलिष्ठ नौकर को समर्पित कर चुकी थी। अब सुनो, व्यापारी थे तुम, वैश्या राजपुत्र की पत्नी, और राजपुत्र से दोस्ती होने के कारण अब तक तुम इस कांड से संबंधित हो। उस जन्म में तुम बूढ़े नौकर मरे, फलस्वरूप यह तुम्हारा दूसरा ही जन्म है। उधर दूसरे जन्म में राजपुत्र बना बंजारा, वैश्या बनी बंजारन, वैश्या का नौकर बना भैंसा। यह भी विचित्र संयोग था कि शेर पिशाच पीछा बालक बंजारे का ही कर रहा था, परंतु रक्त पिपासा के कारण बंजारे को ना पाकर उसने बंजारे कबीले की मुखिया बंजारे की नन्ही बालिका का शिकार किया। वह नन्ही बालिका तो मर गई, परंतु चूंकि भोर निकट आ चुकी थी, अतः अब शेर पिशाच उसका खून नहीं पी सका। बालिका की गति तो हो गई, परंतु बहुत समय बाद जब वह पिशाच स्पर्श का काल भोग चुकी, उसके बाद बंजारे और बंजारन की मृत्यु से तुम परिचित हो ही। सीधी सड़क समाप्त हो चुकी थी। गोपाली ने शहर में गाड़ी रोकी। इसका अर्थ यह हुआ कि राजपुत्र की पत्नी बनी मुखिया बंजारे की नन्ही बालिका बासंती और माया है। हाँ, चूँकि बंजारन और भैंसे की लाश का दाह क्रिया नहीं हुई, पिशाच शेर के प्रभाव से वह बने पिशाच बेशक। केवल एक बात और बताइए प्रोफेसर, अब तो यह कहानी समाप्त हो जाएगी ना? अनुमान तो यही है। गोपाली कार को रावत की कोठी की ओर ले जा रहे थे। प्रोफेसर ने टोका, फिलहाल कुछ देर के लिए मैं किसी होटल में ठहरना पसंद करूंगा। तुम जितना शीघ्र हो माया को लेकर घाटी के महल की ओर चले की तैयारी करो। प्रोफेसर की इच्छा अनुसार गोपाली ने उन्हें एक होटल में पहुंचा दिया। जब वह माया को लेने चले तो प्रोफेसर ने एक संभावना व्यक्त कर दी। सुनो भाई गोपाली, हालांकि मुझे अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास है, परंतु दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। अतः यह भी हो सकता है कि आज की रात हम तीनों पिशाच बनकर रह जाएंगे। प्रतिक्रिया स्वरूप गोपाली ने एक ही बात पूछी, क्या माया को साथ ले जाना जरूरी है? उत्तर में प्रोफेसर बोले, हाँ। क्यों जरूरी नहीं है? फिर बताऊंगा। हाँ, क्यों जरूरी है? फिर बताऊंगा। अब तक आपने पिशाच सुंदरी के भाग इससे 21 सुन लिए हैं। आप शुरू करेंगे पिशाच सुंदरी का भाग 22। जानेंगे कि आगे की कहानी में क्या होगा। ओके, बाय, टेक केयर।